ये कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से। नाम है ओ डेसू। एक रात वो इतनी ज्यादा शराब पी लेता है कि पुलिस उसे पब्लिक डिस्टर्बेंस की वजह से अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में भी वो बदतमीजी करता रहता है, लाउड, केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन उसका दोस्त चौहान सिचुएशन हैंडल करता है। वो पुलिस ऑफिसर से माफी मांगकर डेसू को छुड़वा लेता है। दोनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। बारिश हो रही होती है। डेसू एक टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है और अपने घर फोन लगाता है। कॉल उसकी छोटी बेटी उठाती है। उसकी आवाज मासूम है। डेसू हल्का सा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, पापा जल्दी घर आएगा और तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लाएगा। उस वक्त तक हमें लगता है कि ये बस एक केयरलेस फादर है। फिर फोन उसका दोस्त ले लेता है। डेसू बूथ से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब उसका दोस्त कॉल फिनिश करके मुड़ता है, डेसू वहां नहीं होता। गायब, जैसे हवा में उड़ गया हो। उसका दोस्त उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डेसू कहीं नहीं मिलता, क्योंकि किसी ने उसे किडनैप कर लिया होता है। नेक्स्ट सीन, डेसू अपना सर एक छोटे से मेटल गेट के बाहर निकालता है। वो एक अननोन आदमी से पूछता है जो उसे खाना देने आया है, मैंने क्या गुनाह किया है, मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? लेकिन सामने वाला आदमी बिल्कुल चुप रहता है। नो एक्सप्लेनेशन, नो आंसर। बस खाना स्लाइड करता है और चला जाता है। डेसू को लगता है शायद ये 1 हफ्ता होगा, शायद 1 महीना। लेकिन नहीं, ये कैद 1 साल नहीं, पूरा 15 साल चलने वाली थी। उसे एक छोटे से कमरे में बंद रखा जाता है। कोई विंडो नहीं, कोई इंसानी कांटेक्ट नहीं, सिर्फ एक टीवी। वो टीवी ही उसका दुनिया से कनेक्शन बन जाता है। किडनैपर्स उसे मेंटली ब्रेक नहीं होने देना चाहते, लेकिन फ्री भी नहीं करते। कभी कभी वो रूम में गैस छोड़ देते हैं। डेसू बेहोश हो जाता है। एक दिन जब वो उठता है, उसे टीवी से पता चलता है उसकी वाइफ का मर्डर हो चुका है। और सबसे बड़ा शॉक, पुलिस ने उसे ही किलर डिक्लेयर कर दिया है। क्राइम सीन पर उसका ब्लड मिला था। ये ब्लड कैसे आया उसे पता नहीं, लेकिन ऑडियंस समझ जाती है, उसके कैप्टर्स ने उसे फ्रेम किया है। ये न्यूज़ सुनकर डेसू कंप्लीटली टूट जाता है। वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे बचा लिया जाता है। उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे मरने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि जिसने उसे बंद किया है, उसका प्लान सिर्फ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, कुछ और बड़ा चल रहा है। 15 साल, सोचो, 15 साल बिना किसी वजह के कैद। इस दौरान डेसू धीरे धीरे चेंज होता है। वो दीवार पर मुक्के मार मार कर अपने हाथ स्ट्रॉन्ग करता है, शैडो बॉक्सिंग करता है, अपने आप को ट्रेन करता है। वो रिवेंज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसे रोज सेम टाइप का डंपलिंग खाना मिलता है। एक दिन वो डिसाइड करता है, अगर कभी यहाँ से निकला तो सबसे पहले वो इसी टेस्ट को ट्रेस करेगा। ये उसका फर्स्ट क्लू होगा। 15 साल के बाद एक दिन बिना वार्निंग के वो फिर से गैस से बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन जब वो उठता है, वो उस कमरे में नहीं होता। वो एक सूटकेस के अंदर पड़ा होता है, सिटी की रूफटॉप पर, क्लीन क्लोथ्स के साथ और एक मोबाइल फोन, जैसे किसी ने गेम का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट कर दिया हो। डेसू अब फ्री है, लेकिन असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाला है। 15 साल तक डेसू दीवार को घिसता रहता है, चम्मच से, छोटे टूल से, नंगे हाथों से, रोज थोड़ा थोड़ा। और आखिर एक दिन वो दीवार के किनारे तक पहुंच जाता है। छोटा सा क्रैक, उस क्रैक से उसे पूरा शहर दिखाई देता है, आसमान, बिल्डिंग्स, जिंदगी। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज है, रिवेंज। बस एक ही मिशन, उस आदमी को ढूंढना जिसने उसकी 15 साल की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। उस रात वो सोता है इस उम्मीद में कि कल वो भाग जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ चेंज हो चुका होता है। जब वो आंख खोलता है, वो अपने रूम में नहीं होता। वो एक सूटकेस के अंदर पड़ा होता है, रूफटॉप पर। 15 साल बाद उसने पहली बार धूप देखी थी। सनलाइट उसकी आंखों पर पड़ती है और कुछ सेकंड्स तक उसे कुछ नजर ही नहीं आता। दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। 2003 चल रहा था। जब वो लास्ट टाइम फ्री था, तब सब कुछ डिफरेंट था। अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी थी, लोग बदल चुके थे, जमाना बदल चुका था, लेकिन उसका दर्द सेम था। रूफटॉप पर एक और आदमी खड़ा होता है। वो सुसाइड करने आया होता है। डेसू उसे अजीब सी क्यूरियोसिटी से देखता है। 15 साल बाद उसने किसी इंसान को देखा था, उसकी आवाज सुनी थी। वो उस आदमी को अपनी कहानी बताता है, शायद इसलिए कि उस आदमी के अंदर जीने की इच्छा जग जाए। वो कहता है, मैं 15 साल कैद रहा हूँ बिना वजह के। लेकिन जब डेसू वहां से चला जाता है, वो आदमी फिर भी जंप कर देता है।
ये सीन देखकर देसू के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से कहता है, जब हम हंसते हैं दुनिया हमारे साथ हंसती है, लेकिन जब हम रोते हैं हमें अकेला रोना पड़ता है। ये लाइन उसकी ब्रोकन मेंटालिटी को शो करती है। अब वो शहर की सड़कों पर चल रहा है, सब कुछ उसके लिए नया है। वो एक जगह बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करता है। तभी एक बेगर उसके पास आता है, उसे एक मोबाइल फ़ोन देता है और कुछ पैसे, और सिर्फ इतना कहता है, मुझसे कुछ मत पूछना, मुझे कुछ नहीं पता। गेम ऑफिशियली शुरू हो चुका था। देसू एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो जिंदा है लेकिन अंदर से खाली। तभी उसके पास फ़ोन बजता है। वो कॉल रिसीव करता है और दूसरी साइड से वही आवाज़, उसका किडनैपर। वो पूछता है, कैसा लग रहा है आज़ादी का मज़ा? देसू का गुस्सा कंट्रोल से बाहर है। वो चिल्लाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन किडनैपर कामली कहता है, अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर झांक कर देखो, सोचो तुम कौन हो। और कॉल कट। नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ साइकोलॉजिकल टॉर्चर। देसू मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक लड़की के घर में पाता है। उसका नाम है मीडो। वो एक सुशी रेस्टोरेंट में काम करती है। सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन, काइंड। मीडो देसू की कहानी सुनकर उस पर बिलीव करती है। वो उसकी डायरी पढ़ती है जो उसने 15 साल के कैद में लिखी थी। देसू को ये पसंद नहीं आता। उसे अपना पास्ट किसी को बताना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन मीडो उसके साथ रहने लगती है जैसे उसकी लाइफ में एक नई होप आ गई हो। नेक्स्ट मॉर्निंग देसू अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे पता चलता है उसकी वाइफ के मर्डर के बाद उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया गया था और अब वो किसी और नाम से किसी और फैमिली के साथ रह रही है। 15 साल में उसने सिर्फ आज़ादी नहीं खोई, उसने अपनी फैमिली भी खो दी और अब उसका रिवेंज सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, ये उसकी ब्रोकन आइडेंटिटी का सवाल बन चुका है। देसू को पता चलता है कि उसकी बेटी अब कोरिया में भी नहीं रहती, उसे अडॉप्ट कर लिया गया था और उसे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ का मर्डर किसने किया। और सबसे बड़ा झूठ, देसू को ही उसका किलर समझा जा रहा है। ये सब जानकर देसू एक डिसीजन लेता है। वो कहता है, जब तक मैं असली किलर को नहीं ढूंढ लेता मैं अपनी वाइफ की ग्रेव पर भी नहीं जाऊंगा। रिवेंज अब उसका रिलीजन बन चुका था। अब वो शहर के हर रेस्टोरेंट में जाता है क्योंकि 15 साल तक उसे एक ही टाइप का खाना मिलता था, डम्पलिंग्स, और वो उस टेस्ट को कभी नहीं भूल सकता। वो हंड्रेड्स जगह खाना टेस्ट करता है, हर बाइट को एनालाइज करता है। फाइनली वो एक जगह पहुंचता है, ब्लू ड्रैगन, और जैसे ही वो डम्पलिंग टेस्ट करता है उसकी आंखों में पहचान आ जाती है। यही वो रेस्टोरेंट है जहां से उसके लिए 15 साल तक खाना आता था। वो डिलीवरी बॉय का पीछा करता है। उसे फॉलो करते करते वो एक बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और वहां उसे वही प्राइवेट प्रिजन मिलता है, वही जगह जहां उसकी जिंदगी कैद थी। अब देसू शिकार नहीं, शिकारी बन चुका था। वो अंदर घुसता है, मैनेजर मिस्टर पार्क को पकड़ लेता है और सिर्फ एक सवाल पूछता है, किसने तुम्हें पैसे दिए थे? मुझे बंद करने के लिए कितना मिला? लेकिन मिस्टर पार्क को असली मास्टरमाइंड के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो सिर्फ एक एम्प्लॉय था। देसू का गुस्सा फट पड़ता है। वो मिस्टर पार्क के एक एक करके 15 दांत तोड़ देता है। 15 साल का हिसाब। फिर वो वहाँ के गार्ड्स को ब्रूटल तरीके से पीटता है। लेजेंडरी कॉरिडोर फाइट जैसा रॉ वायलेंस। लेकिन इस फाइट में देसू भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। वो आधी बेहोशी की हालत में रोड पर गिर जाता है। एक आदमी उसकी मदद करता है, उसे टैक्सी में बिठाता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे उसके नाम से बुलाता है। देसू शॉक हो जाता है। उसे शक होता है कि ये भी गेम का हिस्सा है, लेकिन वो इतना वीक होता है कि पीछा नहीं कर सकता। जब उसे होश आता है, मीडो उसके सामने होती है। उसने उसके सारे जख्म क्लीन किए होते हैं, उसका ख्याल रखा होता है। देसू के पास कुछ ऑडियो टेप्स भी होती हैं जो उसे प्रिजन से मिली थी। वो उन्हें सुनना शुरू करता है और वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिलता है। जो भी उसका किडनैपर है, उसे देसू से सिर्फ एक कंप्लेंट थी, तुम बहुत बोलते हो। सिर्फ इतनी सी बात? क्या किसी ने सिर्फ ज्यादा बोलने की वजह से 15 साल की सजा दी, या बात कुछ और है? नेक्स्ट डे देसू अपने पुराने दोस्त चौहान के पास जाता है। 15 साल बाद जैसे ही चौहान उसे देखता है, वो उसे गले लगाकर रो पड़ता है। उसे लगता था देसू मर चुका है। दोनों इंटरनेट कैफे जाते हैं। देसू एक आईडी क्रिएट करता है। जैसे ही आईडी एक्टिवेट होती है, उसे एक मैसेज मिलता है, उसका क्रिमिनल केस परमानेंटली क्लोज होने वाला है। मतलब ऑफिशियली वो अब फ्री है, नाम क्लियर होने वाला है। ये सब कोई पावरफुल इंसान ही कर सकता था। गेम का मास्टरमाइंड हर मूव कंट्रोल कर रहा था। चौहान उसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहता है, अपने आसपास देखो, तुम्हारे करीबी लोगों में से ही कोई है। देसू के दिमाग में मीडो का नाम आता है। वो सोचता है, क्यों उसने बिना वजह मेरी मदद की? क्यों वो मेरी लाइफ में इतनी इजीली आ गई? शक धीरे धीरे डाउट में बदल जाता है।
एक दिन वो मीडो को बांध देता है, उसे इंटरोगेट करता है, लेकिन उस वक्त चौहान उस आईडी को ट्रेस कर लेता है और जो लोकेशन मिलती है वो इस रिवेंज स्टोरी को एक और डार्क लेवल पर ले जाने वाली होती है। चौहान आईडी को ट्रेस कर लेता है और जो एड्रेस मिलता है वो शॉक कर देने वाला होता है। लोकेशन डेसू की सामने वाली बिल्डिंग, मतलब मास्टरमाइंड इतने सालों से उसके बिल्कुल सामने था। डेसू बिना टाइम वेस्ट किए उस बिल्डिंग में घुस जाता है और वहां उसे वही आदमी मिलता है जिसने उसकी रोड पर हेल्प की थी। काम, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल्ड। उसका नाम है ली वू जिन, लेकिन वो खुद अपना नाम इंट्रोड्यूस नहीं करता, जैसे वो चाहता हो कि डेसू खुद पजल सॉल्व करे। डेसू गुस्से में उस पर अटैक करता है, लेकिन वू जिन बिल्कुल पैनिक नहीं करता। वो कहता है, चाहो तो मुझे मार दो। फिर वो अपना शर्ट हल्का सा साइड करता है और दिखाता है कि उसके दिल में पेसमेकर लगा हुआ है और उसके हाथ में एक रिमोट। एक बटन दबाऊं और मैं खत्म। ये सिर्फ रिवेंज नहीं था, ये माइंड गेम था। वू जिन डेसू को एक चैलेंज देता है, तुम्हारे पास 5 दिन हैं। अगर तुमने ये पता लगा लिया कि मैंने तुम्हें 15 साल तक क्यों कैद रखा, तो मैं खुद को मार दूंगा। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो मैं मीडो को मार दूंगा। गेम ऑफिशियली स्टार्ट। डेसू उसे नहीं रोकता, क्योंकि अब उसे भी जानना था उसने आखिर ऐसा क्या किया था, कौन सी गलती के लिए 15 साल की सजा मिली। जब वो वापस अपने प्राइवेट प्रिजन वाली बिल्डिंग में जाता है, वहां मिस्टर बाक और उसके लोग मीडो को पकड़ चुके होते हैं। वो डेसू से बदला लेना चाहते हैं। जैसे डेसू ने उसके 15 दांत तोड़े, वो भी डेसू के दांत तोड़ना चाहता है। लेकिन तभी वू जिन वहां आ जाता है। वो उन सबको पैसे देता है, इतने पैसे कि सब चुप हो जाते हैं। सब लोग पैसा लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते डेसू मिस्टर बाक से कहता है, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। इन्हीं हाथों से तुमने मीडो को छुआ था। डेसू और मीडो वहां से दूर चले जाते हैं। दोनों इमोशनली क्लोज हो चुके होते हैं। पेन ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। वो रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उस रात वो फिजिकली भी क्लोज हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उनके सामने एक बॉक्स पड़ा होता है। अंदर क्या है? मिस्टर बाक का कटा हुआ हाथ। डेसू शॉक हो जाता है। वो सिर्फ धमकी दे रहा था, लेकिन वू जिन ने उसके दिमाग को पहले ही रीड कर लिया था। ये प्रूफ करता है कि कोई उनकी हर बात सुन रहा है। डेसू एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाता है, अपने कपड़े और शूज चेक करता है और उसे अपने जूतों के अंदर एक हिडन माइक्रोफोन मिलता है। मतलब वू जिन उनकी हर कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, हर इमोशन, हर प्लान। गेम एक स्टेप और ऊपर चला गया। अब डेसू पास्ट में जाने का डिसाइड करता है। वो रिसर्च करता है और उसे एक पुराना स्कूल मिलता है जहां वो खुद पढ़ा करता था। वो स्कूल जाता है, ओल्ड रिकॉर्ड्स चेक करता है। वहां एक लड़की का नाम मिलता है, लेकिन उसकी सारी फोटोज रिकॉर्ड से हटा दी गई होती हैं, जैसे किसी ने उसकी एग्जिस्टेंस मिटा दी हो। डेसू अपने दोस्त चौहान से पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? और चौहान धीरे से कहता है, हाँ, वो हमारी क्लास में थी। यहाँ से सच का दरवाजा धीरे धीरे खुलने वाला है और जो ट्रूथ सामने आएगा वो सिर्फ रिवेंज नहीं, पूरे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होगा। चौहान बताता है, वो लड़की उनकी क्लास में पढ़ती थी। एक दिन वो नदी में कूदकर मर गई। पूरे स्कूल में उसका नाम खराब था। लोग कहते थे उसके नाजायज रिलेशंस थे। रूमर्स में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन वहां वू जिन भी बैठा होता है और ये सब सुन लेता है। उसके लिए अपनी सिस्टर के बारे में ये बातें सुनना बर्दाश्त के बाहर था। गुस्से में वो चौहान को मार देता है और जाते हुए कहता है, ली सुआ कोई सड़क चाप लड़की नहीं थी। डेसू अपने दोस्त की मौत से हिल चुका होता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मीडो को भी कुछ हो। इसीलिए वो मीडो को टेम्परेरी मिस्टर पार्क के पास छोड़ देता है। अब दोनों के बीच दुश्मनी नहीं रही होती और डेसू अकेला सच ढूंढने निकल पड़ता है। धीरे धीरे उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। स्कूल छोड़ने से एक दिन पहले उसने एक सीन देखा था। ली सुआ और उसका भाई स्कूल के अंदर फिजिकली क्लोज थे और वो भाई कोई और नहीं, ली वू जिन था। उस वक्त डेसू इमेच्योर था। उसने ये बात अपने दोस्त को बता दी और कहा ये सीक्रेट रहना चाहिए, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अफवाह पूरे स्कूल में फैल गई। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। प्रेशर इतना बढ़ गया कि ली सुआ ने सुसाइड कर लिया और वू जिन 15 साल तक ये सब याद रखता रहा। ये रिवेंज उसी दिन शुरू हो गया था। अब डेसू को समझ आ चुका है
वो वू जिन के पेंट हाउस में जाता है। आज एग्जैक्टली 5वां दिन है, चैलेंज का लास्ट दिन। वो कहता है, मैंने सच जान लिया, अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। वू जिन शांत खड़ा रहता है। फिर वो कहता है, तुमने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। देसू कंफ्यूज हो जाता है। वू जिन कहता है, सिर्फ तुम्हारे मुंह खोलने की वजह से बात फैली। मेरी सिस्टर को लगा वो प्रेग्नेंट है। लोगों के प्रेशर में आकर उसने जान दे दी। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की। लेकिन फिर वू जिन सबसे बड़ा ट्रूथ रिवील करता है। वो बताता है कि उसने मीडो और देसू दोनों को हिप्नोटाइज करवाया था। उनकी मीटिंग रैंडम नहीं थी, उनका क्लोज होना रैंडम नहीं था, सब प्लान था। उन दोनों को गाइड किया गया, कंट्रोल किया गया, और वो दोनों जागने के बाद बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते रहे, जैसे सब नेचुरल हो, जैसे सब उनकी मर्जी से हो रहा हो। लेकिन असल में सब वू जिन का डिजाइन था। गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। वू जिन बॉक्स की तरफ इशारा करता है और देसू को कहता है, ओपन इट। देसू धीरे से बॉक्स खोलता है। अंदर एक छोटी बच्ची की तस्वीरें होती हैं। जैसे जैसे वो पेजेस पलटता है, उसका सांस रुकने लगता है। उसे समझ आता है, मीडो कोई रैंडम लड़की नहीं थी, मीडो उसकी अपनी बेटी है, उसका खुद का खून। वही बेटी जिसे 15 साल पहले अडॉप्ट कर लिया गया था, और जिस लड़की से वो प्यार करने लगा, जिसके साथ वो फिजिकल हो चुका था, वो उसकी बेटी थी। ये सच सुनकर बेसू पागल हो जाता है। वो वू जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन वू जिन का बॉडीगार्ड उसे बुरी तरह पीट देता है। इतना मारता है कि देसू आधा मर चुका होता है। लेकिन उसे मारने से पहले वू जिन अपने ही बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। अब ये सिर्फ उन दोनों का पर्सनल गेम था। वू जिन मिस्टर पार्क को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि मिस्टर पार्क भी इस प्लान का हिस्सा था। मीडो के सामने भी एक बॉक्स रखा होता है। वू जिन ऑर्डर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बॉक्स मत खोलना। देसू ने पहले ही धमकी दी थी, अगर मीडो को सच पता चला तो वो उसे मार देगा। लेकिन अगले ही पल देसू टूट जाता है। वो वू जिन के पैर पकड़ लेता है, रोने लगता है, कहता है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा कुत्ता बनकर रहूंगा, बस मीडो को कुछ मत बताना। उसकी ये हालत देखकर भी वू जिन मुस्कुराता है। देसू समझ जाता है उसे क्या करना है। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसकी जुबान। उसने 15 साल पहले मुंह खोला था और सब बर्बाद हो गया। इसलिए वो अपनी ही जुबान काट लेता है, खुद को सजा देता है। अब वो कभी किसी सीक्रेट को लीक नहीं करेगा। वू जिन फिर मिस्टर पार्क को कॉल करता है और मीडो को बॉक्स खोलने से मना कर देता है। रिवेंज कंप्लीट हो चुका था। वो देसू को उस हालत में छोड़ देता है और कहता है, अब तुम्हारी जीने का क्या मतलब रह गया। वू जिन लिफ्ट में चला जाता है। उसके हाथ से पेसमेकर का रिमोट गिर जाता है। देसू उसे उठाता है, बटन दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो सिर्फ स्पीकर्स का रिमोट था। वू जिन का बदला पूरा हो चुका था। लिफ्ट के अंदर वू जिन को अपनी सिस्टर याद आती है। वो दिन जब उसने उसके सामने सुसाइड किया था। वो रो पड़ता है और फिर अपनी बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। कुछ दिन बाद देसू एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाता है। वो रिक्वेस्ट करता है, उन सारी यादों को मिटा दो जहां उसकी बेटी का सच छुपा है। डॉक्टर उसे वार्न करती है, ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन देसू सिर्फ एक चीज चाहता है, वो भूलना चाहता है। डॉक्टर हिप्नोसिस करती है। जब देसू होश में आता है, वो वहाँ अकेला होता है। थोड़ी देर बाद मीडो उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। वो देसू को गले लगा लेती है। देसू के चेहरे पर एक स्माइल आती है, लेकिन धीरे धीरे वो रो पड़ता है। इसका मतलब क्या है? क्या हिप्नोसिस फेल हो गया या वो अब भी सब याद रखता है? ये सवाल ऑडियंस के लिए छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।